हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिसंबर 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर है। इस मैगजीन की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, मतलब कि इस श्रृंखला का ये फाइनल पार्ट होगा, जिसमें अभी तक हमने इसके काफ़ी सारे मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें राज्य व्यवस्था एवं शासन, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को कंप्लीट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह संस्कृति रहेगा। नीति शास्त्र और सुर्खियों में रही योजनाएं और परिशिष्ट के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसे संस्कृति में गरबा नृत्य, संक्षिप्त सुर्खियों में बाल यात्रा, भौगोलिक संकेतक बुकर प्राइज, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, इंदिरा गांधी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यूनेस्को का पुरस्कार वर्साय पुरस्कार 2023। नीति शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। नज यानी सौम्य प्रोत्साहन की नैतिकता, व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑनलाइन गेमिंग नैतिकता, सुर्खियों में रही योजनाएं जैसे रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग प्रोडक्टिविटी, इनके बारे में पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो ये हमारे आज के मेजर टॉपिक है। चलिए तो एक एक करके मेजर टॉपिक को ख़त्म करते हैं और इसके साथ ही हमारी मैगजीन का ये लास्ट पार्ट होगा, जिसमें आपका दिसंबर 2023 का पूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी और भी वीडियो को देखने के लिए आपको मंथ वाइज प्लेलिस्ट में पूरी मंथ की ये इस तरीके से सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज इसको प्रोवाइड कराया गया है, तो आप एक एक करके उसको देख सकते हैं। पहला आता है संस्कृति के संदर्भ में गरबा नृत्य, जो कि यूनेस्को ने हाल ही में गुजरात में गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। चलिए तो इसके पहले जान लेते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। कि गरबा लोक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के अभिसमय 2003 के प्रावधानों के तहत ICH सूची में शामिल किया गया है। यह सूची के संरक्षण के लिए गठित अंतर सरकारी समिति को कसाने बोत्सवाना में आयोजित 18वीं बैठक में गरबा को शामिल करने का निर्णय लिया गया और यह सूची भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की है। यह कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? 15वीं है। चलिए तो जानते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की विशेषताओं के बारे में। पहला आता है पारंपरिक, समकालीन और जीवंत का होना, समावेशी होना, प्रातिनिधिक होना और समुदाय आधारित होना। तो ये प्रमुख अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट आता है इसके संदर्भ में कि गुजरात नृत्य के बारे में भी जान लेते हैं। कि गुजरात नृत्य एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है। इसका आयोजन हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है और नवरात्रि के उत्सव पर इसमें शक्ति की उपासना की जाती है। गरबा नृत्य का नाम संस्कृत के गर्भ से निकला है। गरबा नृत्य की प्रमुख विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि नवरात्रि के अवसर पर मिट्टी के घड़े में कई छिद्र किए जाते हैं। इसके बाद एक दीप प्रज्वलित करके इसके अंदर रखा जाता है और इस दीपक को गर्भदीप कहा जाता है, जिसके आसपास लोग गरबा करते हैं और यह नृत्य देवी अम्बे माँ के चित्र के आसपास भी किया जाता है। इस दौरान नर्तक एक स्वर में गीत गाते हुए, ताली बजाते हुए, पैरों की सहज गति से थिरकते हुए वामावर्त दिशा में घड़े के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसमें पारंपरिक ढोल, ड्रम और अन्य संगीत वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ साथ यह नारित्व का सम्मान का भी प्रतीक है। तो ये आपके गरबा नृत्य को दिखाया गया है। विरासत में शामिल होने के प्रॉफिट को देख लेते हैं, कौन कौन से लाभ हैं। पहला आता है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की पहचान को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने वाले संवाद को बढ़ावा देना, विरासत का संरक्षण करना, पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये इसके प्रमुख लाभ होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके संदर्भ में कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के अभिसमय 2003 के बारे में। यह अभिसमय जो है यूनेस्को के 2003 के पेरिस में आयोजित बैठक में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करना। यह ICH संरक्षण के लिए यूनेस्को के अधीन अंतर सरकारी समिति का गठन किया गया है। समिति देशों द्वारा ICH सूची में आपके किसी अमूर्त विरासत को शामिल किए गए या सौंपे हुए प्रस्तावों या अपराधों की जांच करती है। IGC के 24 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के चुनाव कन्वेंशन की महासभा द्वारा किए जाते हैं। सदस्य के चुनाव में समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व दिए जाने के सिद्धांत पर ध्यान दिया जाता है। ये बारी बारी से चुना जाता है और भारत को वर्ष 2022 में IGC में 4 वर्षों का कार्यकाल के लिए चुना गया। इससे पहले भारत को 2 कार्यकाल के लिए चुना गया था, 2006 से 2010 के लिए और 2014 से
2018 के लिए। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में जाने कि यह ICH अभिसमय के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में ऐसी परंपराएं, प्रस्तुतियाँ, अभिव्यक्तियाँ, ज्ञान कौशल के साथ साथ वाद्ययंत्र, वस्तुएं, कलाकृति और इससे संबंधित सांस्कृतिक स्थल शामिल होते हैं। ये समुदाय या समूह या कुछ मामलों में व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित करते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के निम्नलिखित रूप प्रदर्शित होते हैं। पहला आता है मौखिक परंपराएं एवं अभिव्यक्तियाँ। दूसरा आता है निष्पादन कला। तीसरा सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान एवं उत्सव आयोजन। चौथा आता है प्रकृति एवं प्राकृतिक ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान एवं परंपराएं। पांचवा आता है पारंपरिक शिल्प, कौशल, दस्तकारी। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के बारे में इसके संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है कुटियाट्टम, जो कि संस्कृत रंगमंच है। वैदिक मंत्रोपचार, रामलीला, रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन, रामायण, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव, आधुनिक अनुष्ठानिक संगठन, छऊ नृत्य, कालीबेलिया राजस्थान का लोकगीत एवं नृत्य, मुट्टियट्टम केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य मंडप, लद्दाख का बौद्ध जप एवं मंत्रोच्चार, संकीर्तन, मणिपुर में एक प्रकार का अनुष्ठान जिसमें ढोल बजाते हैं, नृत्य करते हैं, पंजाब के जडियारा गुरु में ठठेरों द्वारा निर्मित पारंपरिक पीतल एवं तांबे के बर्तन, नवरोज, योग, कुंभ मेला, कोलकाता में दुर्गा पूजा इसके प्रमुख सांस्कृतिक विरासत सूची है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत के प्रयास में आता है पहले नंबर पर संगीत नाटक अकादमी। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यह अकादमी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विषयों पर विचार करने की नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करती है। साथ ही यह किसी भारतीय विरासत को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के लिए नामांकित करने संबंधी डॉक्यूमेंट तैयार करती है। राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के बारे में, जो कि भारत की अमूर्त विरासतों के अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का प्रयास है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए योजना वैश्विक सहभागिता के योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब आता है संक्षिप्त सुर्खियाँ। संक्षिप्त सुर्खियों में पहले नंबर पर आती है बाली यात्रा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एशिया के सबसे बड़े मुक्तावास वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा की शुरुआत उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर हुई है। यह मेला वास्तव में प्राचीन कलिंग साम्राज्य से शुरू होने वाली साहसिक समुद्री यात्राओं के गौरव को याद करने का अवसर है। इस मेले के अवसर पर लोग केले के थंभ या सूला से बनी छोटी नावें नज़दीक के तालाबों और नदियों में तैराते हैं। बाली यात्रा मेले के बारे में, यह मेला बाली, इंडोनेशिया में उड़ीसा के ऐतिहासिक संबंधों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए की गई समुद्र पारी यात्राओं में समुद्र सुरक्षा, समुद्री विरासत का प्रतीक है। दिलचस्प बात यह आती है कि इंडोनेशिया के बाली में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो मस्कपन के तुकड़ और थाईलैंड के मनाया जाने वाला त्यौहार लोई क्राथोंग का भी उड़ीसा की बाली यात्रा मेले के समान ही है। इनमें खिलौनों के आकार वाली नौकाओं को लोगों द्वारा तालाबों और नदियों में तैयार किया जाता है। यह तपोई नामक कथा से जुड़ी हुई है। यह इस पर नाविक भ्राता के वापस लौटने का इंतजार कर रही एक युवती पारंपरिक स्मृति को भी याद किया जाता है। यह मान्यता है कि यह वैष्णव संत की श्री चैतन्य इसी शुभ दिन में बाली होते हुए पुरी जाने के लिए कटक तक उतरे थे। भालुकुनी ओसा, रुकनी ओशा और बड़ा ओशा इस मेले की कुछ खास रिवाजें हैं। समुद्री विरासत के रूप में उड़ीसा के बारे में जानते हैं कि यह प्राचीन काल में उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता है। यह राज्य भारत के इतिहास में समुद्री विरासत की एक गौरवशाली परंपरा है। प्राचीन काल में यहाँ साहसी नाविकों का रोमन साम्राज्य, अफ्रीका, फारस तट, अरब देशों, चीन, जापान, सियाम, चंपा, बर्मा, सिलोन, अन्य समुद्र पारी देशों में समुद्री संपर्क था। इसके संदर्भ में आता है। गौरतलब है कि कालिदास ने रघुवंश नामक महाकाव्य कलिंग के शासकों में समुद्र का देवता कहा है। कलिंग कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह के बारे में जानते हैं, जिसमें आता है बंदरगाह पालूर के बारे में, जो कि दूसरी शताब्दी के मध्य यूनानी लेखक टॉलमी ने इसका उल्लेख किया था। दूसरा आता है ताम्रलिप्ति, जो कि टॉलमी ने इसे टेमेलाइटिस कहा है। इसका उल्लेख 5वीं शताब्दी में फाहियान और 7वीं शताब्दी में होयनसांग के द्वारा किया गया। पिथुंडा, जो कि जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में इसका उल्लेख मिला है, जो कि खारवेल की हाथी गुम्बा लेख में इसका उल्लेख किया गया है। और एक कलिंग महानगर था। भौगोलिक संकेतक के बारे में कि हाल ही में मेघालय में 4 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। पहला आता है लाकाडोंग हल्दी, जो कि करक्यूमिन की उच्च मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। करक्यूमिन हल्दी में पाया जाने वाला यह तत्व इसके कारण ही हल्के पीले रंग का हो जाता है। दूसरा आता है गादो
गारो कदक मंदा, जो कि गारो जनजाति द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। लारनाई मिट्टी के बर्तन, जो कि बर्तन जैंतिया हिल्स जिले में काली मिट्टी बनाई जाती है। गारो गुपचे, जो कि गारो जनजाति पारंपरिक मादक पेय है, जो कि चावल से बनाया जाता है। जीआई टैग के बारे में इसे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय प्रदान करता है। यह वस्तु एवं भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा प्रसारित है। इसे जीआई टैग के लिए 10 वर्ष के लिए वैध होता है। बुकर पुरस्कार के बारे में आयरलैंड के लेखक पॉल विंच ने 5वें उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है। बुकर प्राइज के बारे में जाने कि यह 1969 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार किसी देश के नागरिक द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखी गई ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित साहित्यिक रचना के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य समकालीन उपन्यास का अध्ययन करना और उस पर परिचर्चा पर प्रोत्साहन करना है। बुकर पुरस्कार में सम्मानित भारतीय मूल के लेखक या लेखिका BS नायपाल, सलमान रश्दी, अरुंधति राय, किरण देसाई, अरविंद अडिगा रहे हैं। नोट के रूप में देखा जाए तो बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी में दिए गए उपन्यासों को दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद में की गई पुस्तक के रूप में दिया जाता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के बारे में कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन दिसंबर 2023 में दिल्ली में किया गया। इसके तहत 7 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इसमें शामिल थी पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा वेटलिफ्टिंग, सीपी फुटबॉल, पैरा शूटिंग है। इसका शुभंकर उज्ज्वला या गौरैया है। यह KIPG 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान में हरियाणा से प्राप्त किया गया है और इसी के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। KIPG भारत सरकार के खेलो इंडिया पहल के तहत नई खेल प्रतिस्पर्धा इस खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी इसमें शामिल है। खेलो इंडिया गेम्स के बारे में इसका आयोजन खेलो इंडिया नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किया गया है। यह योजना प्ले एंड लेट्स प्ले इंडिया की शुरुआत है। भारत सरकार ने 2017 में की थी। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर बच्चों को शामिल करके भारत की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। 2018 में अब तक 11 खेलो इंडिया यूथ गेम्स को सफलता आयोजित की जा चुकी है। इनमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शामिल है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि खेलो इंडिया गेम्स के 12 वर्टिकल क्षेत्रों के बारे में, जिसमें आता है वार्षिक खेल प्रतियोगिता, प्रतिभा खोज और विकास, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय खेल अकादमियों की सहायता, राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र, स्कूली विद्यार्थियों का शारीरिक फिटनेस, खेलों के मैदान का विकास, प्रशिक्षण हेतु सामुदायिक स्तर पर कोचिंग, खेल अवसंरचनाओं का विकास या अपग्रेडेशन और उपयोग, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, दिव्यांगजनों की खेल संस्कृति को बढ़ावा, शांति और विकास के लिए खेल, ग्रामीण और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत आता है। तो इसके 12 प्रमुख वर्टिकल क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में कि 2023 में शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को दिया गया। ये दोनों इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब जगत के युवाओं आम लोगों के लिए प्रयास लाना है। इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में जाने कि इसे 1986 में हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। यह पारंपरिक तौर पर प्रशस्ति पर तो 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के बारे में यह पुरस्कार अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा है। यह पुरस्कार 24 भाषाओं में साहित्यकारों को दिए जाते हैं। इसमें 24 भाषाओं में संविधान की 8 अनुसूची शामिल हैं, 22 भाषाएं जिसमें शेष 2 भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी आती हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंच सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा दिए जाने वाले अन्य पुरस्कार में आता है बाल साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार आदि इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि यूनेस्को का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार 2023 के बारे में। यह बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यूनेस्को ने 2023 का प्रिक्स वर्साई पुरस्कार प्रदान किया है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में शामिल है। यूनेस्को 2015 से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इसके तहत विश्व स्तर पर सभी बेहतरीन समकालीन विशेषताओं को दर्शाने वाले
स्थापत्य को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के आधिकारिक सूची में शामिल स्थापत्य इंटेलिजेंस सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों का पालन करने वाले होते हैं। साथ ही ये स्थापत्य परियोजनाएं पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को भी ध्यान में रखती है। पुरस्कार प्राप्त स्थापत्य लिविंग परिवेश को खूबसूरत और बेहतर बनाने की प्राथमिक भूमिका का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आता है आरबी साइट के बारे में। इसराइल द्वारा गाजा के अस्पतालों, बेकरियों और स्कूलों में हमले के कई कार्यकर्ताओं ने आरबी साइट कहा है। आरबी साइट लैटिन भाषा में सिटी किलिंग का पर्यायवाची है। सिटिंग किलिंग का अर्थ होता है कि किसी शहर में बनी अवसंरचनाओं के एक निश्चित पैटर्न पर सोच विचार का हिंसक हमलों को अंजाम देना है, जिसमें विद्वानों ने यूगोस्लाविया युद्धों के दौरान बाल्कन कस्बे का व्यापक विनाश का वर्णन करने के लिए शब्दावली का प्रयोग किया है। यह अवधारणा केवल शहरों के भौतिक रूप से नष्ट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार शहर की संरचना में निहित स्मृतियों, पहचानों और संस्कृतियों को खत्म करने का भी होता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक नीतिशास्त्र के बारे में। श्रम नैतिकता और लंबे कार्य घंटे के संदर्भ में फ्रैंको बेराल्डी ने कहा है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन होने से वह संपन्न नहीं होता, बल्कि संपन्न तब होता है जब वह सर्वसुलभ प्राकृतिक और मानवजनित सुख का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि काम से संबंधित विभिन्न जोखिमों में लंबे समय तक काम करना कर्मचारियों की मृत्यु का एक प्रमुख है और इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बहसों का जन्म दिया है। श्रम नैतिकता के बारे में जानते हैं कि यह श्रम नैतिकता में श्रम के साथ किए जाने वाले व्यवहार से संबंधित विचार शामिल होते हैं। इसमें तथ्य पर विचार किया जाता है क्या सही है क्या गलत। इसका निहितार्थ यह होता है कि यह नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करने का एक नैतिक रूप से अवसर देता आवश्यक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत यह कहा गया है कि लोगों को आराम करने और अवकाश का अधिकार है। इसमें काम के घंटे की उच्च सीमाएं और वेतन के साथ आवधिक छुट्टियां भी शामिल होती हैं। अब आता है आपका कि इसमें इसके हितधारक और हित के बारे में जानते हैं, जिसमें एक कर्मचारी एक हितधारक है, जिसमें इसके हित में लाभकारी योजना, अच्छी कार्यदशाएं और कार्य जीवन संतुलन, नियुक्त उद्योगपतियों में संगठनात्मक दक्षता, लाभ और सतत मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना, प्रबंधन में विशेषकर स्वास्थ्य देखभाल और कानून प्रवर्तन जैसे क्षेत्रों में लंबे समय तक काम करने वाले पेशेवर जिम्मेदारी के रूप में देखना, निवेशक के संदर्भ में श्रम संगठन, श्रम नियामक निकाय सरकार के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में आता है। ओवर टाइम और लंबे समय से या लंबे कार्य घंटों के विरुद्ध नैतिक चिंताओं के संदर्भ में देखा जाए तो गैर दुर्भावनापूर्ण के नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है, जिसमें यह इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दूसरों को नुकसान न पहुंचे। लंबे समय तक काम करने में थकावट होती है, जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सीय लापरवाही और चेरनोबिल अंतरिक्ष शटल चैलेंजर दुर्घटना जैसी आपदाएं घटित होती हैं। स्वास्थ्य से ऊपर धन की वरीयता देना, इसके अतिरिक्त ओवर टाइम आय का चयन करना कर्मचारी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से समझौता करता है, जैसे निवेश में बैंकिंग में जॉब बर्नआउट होता है। सिद्धांतों के ऊपर लाभ को वरीयता देना कि लंबे कार्य घंटे का आदेश देना और टिकाऊ कार्य संस्कृति के विरुद्ध होता है। टिकाऊ कार्य संस्कृति के अंतर्गत व्यवसाय श्रमिकों के स्वास्थ्य पर के प्रति सचेत करता है। लंबे समय के लिए नैतिक तर्क को देखा जाए तो यह महामारी, युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान आपात सेवाओं को जारी रखने के लिए लंबे कार्य संघों को नैतिक ठहराया जाता है। अक्सर कर्मचारियों की लंबी और कुशल श्रमिकों की कमी परिणामस्वरूप लंबे कार्य घंटे को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंतर्गत की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थिति पर ILO की वैश्विक रणनीति 2023 के बारे में। मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में किया सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिवेश के अधिकार को बढ़ावा देता है, सम्मान देना, उसे साकार करना और जोखिम रोकथाम का संस्कृति का निर्माण करना है। सामाजिक संवाद और भागीदारी के संदर्भ में किया सुरक्षित स्वस्थ कर्मकाजी परिवेश के अधिकार को एक समर्थक के रूप में सामूहिकता को अधिकार प्रदान करता है। मानव केंद्रित, समावेशी और जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच के संदर्भ में देखा जाए तो यह व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग विकलांगता और आयु के आधार पर असमानताओं को कम करता है। संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान OSH के जोखिमों की रोकथाम पर ध्यान देना होता है।
जोसेफ पीपर के बारे में कि मन शांति तभी संभव होती है जब हमारा अंतरात्मा के साथ द्वंद्व ना हो। हम अपने अस्तित्व को सही ठहराने की कोशिश करने में आंतरिक विरोध को नजरअंदाज करने के साधन के रूप में अत्यधिक काम करने की प्रवृत्ति अपनाते हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है कि काम के घंटों को विनियमित करने श्रम कानूनों को उचित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए फैक्ट्री अधिनियम, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1961। क्षेत्रकों में कानून ढांचा निर्मित करना चाहिए जहां काम के घंटे सीमित करने के लिए कानून मौजूद नहीं होते। व्यवसाय बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए के स्वास्थ्य कल्याण में निवेश करना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य देखभाल बीमा, संवैधानिक अवकाश, मातृत्व पितृत्व अवकाश आता है। कर्मचारी के संदर्भ में बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। कौशल उन्नयन में कुशल कार्यबल की कमी को दूर करने के साथ साथ बेहतर विभाजन को बढ़ावा देना चाहिए। और इसमें टिकाऊ कार्य संस्कृति के संदर्भ में एक नैतिक ढांचे के निर्माण हेतु सरकार, व्यवसाय, श्रमिक संघों आदि जैसे कई हितधारकों के मध्य सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह एक न्यायपूर्ण समाज के लिए एक सुनिश्चित करता है कि यह नैतिक अनिवार्यता और नौकरियां सुरक्षित हो, उचित मुआवजा दिया जाए, लाभकारी कार्य जीवन हो, साथ ही जीवन में आराम, स्वास्थ्य, परिवार, अवकाश और उसके व्यक्तिगत मूल्यों की प्राप्ति के समय हो। इसके संदर्भ में आता है। नेक्स्ट आता है कि 70 घंटे काम को लेकर चर्चे के बारे में कि हाल ही में एक IT फर्म के संस्थापक युवा भारतीयों के कार्य नैतिकता के 70 घंटे कार्य करने का सुझाव दिया है। इसमें कार्य हफ्ते के संदर्भ में देखा जाए तो 1817 में रॉबर्ट ओवेन ने 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे नींद का नारा दिया था। 1926 में हेनरी फोर्ड ने 40 घंटे कार्य सप्ताह को लोकप्रिय बनाया था। और भारत में 70 घंटे का कार्य सप्ताह क्यों आवश्यक है, इसके संदर्भ में देखा जाए तो अनुकूल जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ प्राप्त करने हेतु, राष्ट्र निर्माण हेतु, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और जर्मनी के नागरिकों में राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिए लंबे समय तक काम करना, यह विशेष रूप से करियर की शुरुआत में नए कौशल प्राप्त करने और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से युवा पेशेवरों के बीच कड़े संघ परिश्रम का मूल्य स्थापित करना होता है। कम अवधि में काम कितना उत्पादक हो सकता है उसके बारे में कि बेहतर कार्य जीवन संतुलन के बारे में कि कर्मचारियों को काम से तनाव मुक्त होने के लिए अधिक समय मिलता है। घंटे को मात्रा में अधिक गुणवत्ता वाले घंटों पर ध्यान देना, उत्पादकता और काम के घंटों में उल्टे हुए आकार का संबंध होना, कार्य कुशलता पर बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश और कौशल पर ध्यान देना है। इसके संदर्भ में आता है। अपनी नैतिक अभिवृत्ति यानी अपने एप्टीट्यूड का परीक्षण करने के लिए आप एक फिनटेक स्टार्टअप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संदर्भ में आपको एक केस स्टडी दी गई है जिसके संदर्भ में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है कि आपके समक्ष क्या क्या नैतिक दुविधाएं रहेंगी और जुड़े हितधारक कौन होंगे। आपके समक्ष आने वाली संभावित विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए और आपके द्वारा की जाने वाली आदर्श कार्यवाही का क्या होगी, इसके संदर्भ में आपको इसके उत्तर देने हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि नजयामी सौम्य प्रोत्साहन नैतिकता के बारे में। इसमें हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है। यह हरियाणा निवासियों की संपत्ति पर स्थित 75 वर्ष या अधिक आयु के वर्षों के लिए पेंशन की पेशकश करती है। यह योजना का उद्देश्य यहाँ के निवासियों को प्राचीन वृक्षों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना होता है। श्रम प्रोत्साहन नज क्या होता है? यह एक प्रकार का हस्तक्षेप होता है जो लोगों के धीरे धीरे और विनम्रता पूर्वक वांछित कार्यवाही की ओर प्रोत्साहित करता है, जिसके जरिए किसी भी विकल्प को प्रतिबंधित किए बिना या उनके आर्थिक प्रोत्साहनों को महत्वपूर्ण बदलाव किए बिना लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। नज या सौम्य प्रोत्साहन के बारे में देखा जाए तो यह बिहेवियर साइंसेज में निहित है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि व्यक्ति हमेशा तर्कसंगत निर्णय नहीं लेता, इसके बजाय लोगों की पसंद संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों, अनुमानों, भावनाओं में प्रवाहित होती है। नज इस समझ का लाभ उठाकर लोगों को उनकी पसंद के सीमित किए बिना बेहतर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करता है। जैसे उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के जरिए अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का प्रयास करना है। सलज के बारे में देखा जाए तो यह एक शब्दावली है। यह उन बाधाओं, जटिलताओं, जानबूझकर पैदा की गई कठिनाइयों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो कि किसी व्यक्ति के कुछ कार्यों को पूरा करने और किसी विकल्प का चयन करना कठिन बना देता है, जिसका विलोम शब्द नज है। इसे एक ऐसी कंपनी के रूप में सोचिए जो उत्पाद या वस्तु के संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए आपको घंटों फोन पर इंतजार कराती है। इसके संदर्भ में आता है। नज के प्रकार और उदाहरण के बारे में
नज वाली गतिविधियाँ, जिसमें पहला आता है रचनात्मक तुलना। घरेलू ऊर्जा रिपोर्ट आपको यह बताती है, आग्रह करती है कि आप अपने पड़ोसियों की तुलना में कितनी ऊर्जा खपत करते हैं। याद दिलाना कि नागरिकों को मतदान करने के लिए क्या कहना, बताना अपने मतदान के कब और कहाँ कैसे पहुँचेंगे। डिफ़ॉल्ट विकल्प के बारे में कि कंपनी की सेवानिवृत्ति योजना में अपने आप शामिल हो जाना, इसके लिए वेतन में अनुदान हेतु कटौती करवाना। सतर्क करना कि समुद्र तट पर उच्च ज्वार आने के बारे में लोगों को सतर्क करना, चेतावनी जारी करना। दृश्य संकेतक के संदर्भ में देखा जाए तो कैफेटेरिया में स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की सूची को उचित यानी दिखाने वाली जगहों पर दर्शाना होता है। जो गतिविधियाँ नज में शामिल नहीं हैं, जिसमें पहली आती है कर, जो कि घरेलू ऊर्जा को अधिक खपत पर कर या जुर्माना लगाना है। अनिवार्य करना, मतदान को अनिवार्य बनाना। अभियान चलाने में सेवानिवृत्त बचत योजना में शामिल करने हेतु कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाना। प्रतिबंध करना कि उच्च ज्वार के दौरान समुद्र तट पर जाने से रोक लगाना। घटिया सामग्रियों का उपयोग, जिसमें फास्ट फूड व्यंजन तैयार करने संबंधित निम्न गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करना है। नज के महत्व के बारे में देखा जाए कि कानून व्यवस्था को बढ़ावा देना, अधिक प्रभावी होना, चयन की स्वतंत्रता होना, लागत प्रभावी होना, साक्ष्य आधारित होना और विविधता का होना है। सौम्य प्रोत्साहन या नज के साथ जुड़ी नैतिक चिंताओं के बारे में देखा जाए तो सौम्य प्रोत्साहन से जुड़ी नैतिक चिंताओं को अक्सर नज करने वाले लक्ष्य नज से प्रभावित व्यक्ति की स्वायत्तता और नज के प्रभाव के संबंध में देखा जाता है। नज करने वाले लक्ष्य को देखा जाए तो इसका उपयोग कई अलग अलग कर्ताओं जैसे व्यक्तियों, सरकारों, सुपरमार्केट या अन्य निगमों पर किया जाता है। नज संभावित प्रभावित उकसाने वालों के इरादे और नज से किसी लाभ को पहुंचाता है और इस पर निर्भर करता है। नज से प्रभावित व्यक्ति की स्वायत्तता के बारे में देखा जाए तो यह स्वायत्तता से संबंधित नैतिक चिंताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित होती है कि व्यवहारिक उपयोग होना, पारदर्शिता का अभाव होना। नज के प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए तो इसके दो पहलू होते हैं, नज की प्रभावशीलता और दूसरा आता है अनपेक्षित प्रभाव। प्रभावशीलता के संदर्भ में देखा जाए तो यह नज विचारों को उत्तेजित नहीं करता, इसलिए ज्ञान मतभेद उत्पन्न करने या दीर्घ अवधि में लोगों के विश्वास और दृष्टिकोण के व्यवहार को बदलने के लिए आवश्यक मूल्यांकन की संभावना कम होती है। अनपेक्षित प्रभाव का होना, इसमें कुछ मामलों में एक सौम्य प्रोत्साहन प्रतिक्रिया या बूमरैंग या प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, इसके संदर्भ में आता है। नज के लिए अभिप्रेरणा के बारे में देखा जाए तो पहला आता है उद्देश्य, जिसमें स्वार्थी होना, अभिभावक, तुल्य दर्शाना, समाज के अनुकूल व्यवहार। किससे लाभ मिलेगा? नज करने वालों से, नज से प्रभावित व्यक्ति से, सामूहिक से। उदाहरण के तौर पर उत्पाद की बिक्री या राजनीतिक ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, सेवानिवृत्ति या स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के द्वारा बचत में वृद्धि करना और रोगों के प्रसार या CO2 के उत्सर्जन को कम करना है। नेक्स्ट आता है कि नैतिक सौम्य प्रोत्साहन की प्रकृति क्या होनी चाहिए। उसमें एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए, परोपकारी होना चाहिए और संवेदनशीलता और सहमति का समावेशन होना चाहिए। जिसमें टिम फेरिस के अंतर्गत कहा गया है कि ज़्यादातर लोग बिल्कुल अचंभित करने वाले कार्य भी कर सकते हैं, इसके लिए कभी कभी उन्हें थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत भी होती है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो सौम्य प्रोत्साहन की नैतिकता व्यापक कल्याण के लिए व्यवहार को प्रभावित करने और उन्हें व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान के लिए एक नाजुक संतुलन की मांग करती है। प्रभावी और नैतिक सौम्य प्रोत्साहन में पारदर्शिता, परोपकार, निष्पक्षता को प्राथमिकता देना चाहिए, साथ ही शोषण से बचाव और गोपनीयता की भी रक्षा करनी चाहिए। इसमें एप्टीट्यूड के परीक्षण के संदर्भ में ये केस स्टडी दी गई है, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरीके से आपको इन केस स्टडी को पढ़ के इसके आंसर राइट करने हैं। यह आता है कि व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में। व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में परिचय के संदर्भ में देखा जाए तो एडेल लवगेन ह्यूरेन इंडिया परोपकारी सूची 2023 के अनुसार 119 भारतीय बिजनेस टारक्यून्स ने वित्त वर्ष 2023 में 5 करोड़ रुपया इससे अधिक का दान दिया है। इसमें सम्मिलित रूप से परोपकारी गतिविधियों के लिए 8,445 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। यह समाज के सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका पर प्रकाश डालता है। चलिए तो जानते हैं व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में। पहला आता है सामाजिक उत्तरदायित्व के नैतिक ढांचे में, जहाँ संगठन या व्यक्ति व्यापक कल्याण के लिए कार्य करने और समाज का पर्यावरण की क्षति को बचाने का प्रयास। ट्रिपल बॉटम लाइन, जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में लोक, पृथ्वी और लाभ को शामिल किया जाता है और यह माना जाता है कि लाभ प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को क्षति पहुंचाने और लोगों के शोषण की आवश्यकता नहीं होती है।
ISR और उन नैतिक दायित्वों और कार्यों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति अपने समुदायों और समग्र समाज के प्रति रखते हैं, जिसमें ISR में व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि उसके व्यक्तिगत कार्य समुदाय को कैसे प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व के कुछ उदाहरण के बारे में: परोपकार होना, आश्रयहीन लोगों को शेल्टर होम सुविधा देना, पुनर्चक्रण करना, दुर्विचारों के साथ व्यवहार में ईमानदार बने रहना, दूसरों के प्रति निष्पक्ष रहना, पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने हेतु प्रयास करना, उदाहरण के लिए निजी वाहन को कम करना, धन का दान करना, दूसरों की सेवा का समय देना, रक्तदान देना इसके संदर्भ में आता है। ISR कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को किस प्रकार से भिन्न है? अंतर की प्रकृति को देखा जाए तो ISR और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में इसमें पैमाना एवं विस्तार के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है व्यक्तिगत निर्णय और स्वैच्छिक योगदान जैसे परोपकारी योगदान का होना, और इसमें कॉरपोरेट संस्थाओं में आता है व्यवसाय या बड़ी कंपनियां जैसे बिस्लरी द्वारा आयोजित बॉटल्स फॉर चेंज अभियान। योगदान की प्रकृति के संदर्भ में यह अक्सर छोटे और व्यक्तिगत जैसे स्वयं सेवा, धर्मादान, सामाजिक न्याय का समर्थन करता है। आमतौर पर इसे व्यापक स्तर पर होता है। इसमें परोपकार, पर्यावरणीय स्थिरता कार्यक्रम, नैतिक व्यवसाय प्रथाएं, सामुदायिक विकास आदि आते हैं। प्रेरक के संदर्भ में कि यह स्वैच्छिक तो व्यक्तिगत मूल्यों में नैतिक दायित्व की भावना से प्रेरित है। यह कानूनी आवश्यकताओं के साथ साथ नैतिक विचारों और जनसंपर्क से भी प्रेरित है। सार्वजनिक ज्ञान के संदर्भ में देखा जाए तो यह हमेशा सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया जाता है। अक्सर ये निजी और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता होती है और इसमें अक्सर कंपनियां मीडिया और वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से CSR पहल को बताती हैं। नेक्स्ट आता है भारत में ISR की आवश्यकता के बारे में। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता के संदर्भ में देखा जाए तो यह भारत में सामाजिक क्षेत्र के खर्च का अधिकतर भार सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उठाया जा रहा है, जो कि कुल खर्च का 95% है। सतत विकास लक्ष्य में वित्त पोषण अंतराल में ये भारत 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुल वार्षिक वित्त पोषण के नीति आयोग के अनुमान से काफ़ी पीछे है। संसाधन पुनर्वितरण, पर्यावरणीय संधारिता और तकनीकी विकास के संदर्भ में आता है। भारत में ISR के मुख्य फोकस क्षेत्र आते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका बढ़ाना, कौशल विकास करना, लैंगिक समानता, विविधता, समावेशन, जलवायु कार्यवाही, कला संस्कृति एवं विरासत, खेल इसके अंतर्गत ये प्रमुख मुख्य क्षेत्र आते हैं। ISR के संलग्न होने हेतु संबंधित वित्तीय विचार के बारे में पहला आता है चयन की स्वतंत्रता, दूसरा सांस्कृतिक संवेदनशीलता होना, तीसरा सामाजिक हित बनाम व्यक्तिगत हित, चौथा आता है परिणाम उन पर, पांचवा आता है सशक्तिकरण का होना इसके संदर्भ में आता है। इसमें टेरी ब्रुक्स ने कहा है कि यदि मेरे पास साधन है तो उन्हें अच्छे कार्यों में लगाने की भी जिम्मेदारी मेरी होगी। निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो इसमें ISR समुदायों और समाज के बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव की एक शक्तिशाली नैतिक शक्ति है, जो कि नैतिक ISR को अपनाने का अर्थ है समाज, पर्यावरण और भावी पीढ़ियों के कल्याण में योगदान देने वाले विकल्पों के लिए जिम्मेदारी। ये आपके लिए केस स्टडी दी गई है, जो कि जिसके संदर्भ में आपको इसको सॉल्व करना है और इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन गेमिंग में नैतिकता के संदर्भ में कि हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग उद्योगों में भारतीय गेमिंग कन्वेंशन में एक स्वैच्छिक ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों के लिए आचार संहिता के हस्ताक्षर हुए हैं। इन कन्वेंशन में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है। इस संहिता के बारे में जानें कि इस दस्तावेज पर फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट, सब गेमिंग फेडरेशन और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन ने हस्ताक्षर किया है। ये भारत में गेमिंग उद्योग में इनकी हिस्सेदारी काफ़ी अधिक है। इस संहिता का पालन स्वैच्छिक या हस्ताक्षरकर्ताओं पर लागू मौजूदा कानूनों के ओवरराइड या प्रतिस्थापित नहीं करता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है और उन्हें ऑनलाइन गेम के बारे में तथ्यों के विकल्पों को सक्षम बनाना होता है। भारत में ऑनलाइन गेम के स्वास्थ्य वातावरण बनाने और जिम्मेदार गेमिंग संस्कृति को विकसित करना है। उद्योग मानकों को उठाना और हस्ताक्षरकर्ताओं की व्यावसायिक प्रथाओं में एक रूपता लाना होता है। ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में देखा जाए तो यह गेम इंटरनेट पर खेले जाते हैं और कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। इसके प्रकार में देखा जाए तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है कौशल आधारित गेम, दूसरा आता है संयोग आधारित गेम। कौशल आधारित गेम ऐसे गेम जिनका परिणाम खिलाड़ी की विशेषज्ञता, अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करता है, न कि केवल संयोग पर। संयोग आधारित गेम पर होता है कि ये ऐसे खेल होते हैं जो परिणाम यादृच्छिक घटनाओं से तय होती हैं, जिनमें सट्टेबाजी, जुआ, घोड़े दौड़ समान माना जाता है।
ऑनलाइन गेमिंग में इंटरमीडिएटर के बारे में, जो ऐसे मध्यस्थ होते हैं जो अपने कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक ऑनलाइन गेम तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। डेटा बैंक के बारे में, डेटा बैंक भारत में 2022 में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का $2.8 बिलियन था, जो कि 28 से 30% की CAGR से बढ़ते हुए इसके 2025 तक के $5 बिलियन तक पहुंचने तक संभावना है और 2025 तक ऑनलाइन गेम खेलने वाले 500 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। भारत में 3 गेमिंग यूनिकॉर्न है, जिसमें गेम 24/7, ड्रीम 11 और मोबाइल प्रीमियर लीग, इसके अंतर्गत 3 प्रमुख गेम भारत में खेले जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के उद्योग में हितधारकों और उनसे जुड़ी नैतिक चिंताओं के बारे में, जिसमें गेम डेवलपर के संदर्भ में, गेम खेलने वालों के संदर्भ में, की निकाय, विज्ञापनदाताओं द्वारा, प्रायोजक, कंटेंट निर्माता या स्ट्रीमर के द्वारा दिया गया है। कुछ सिद्धांत है कि जिम्मेदारी गेमिंग होना और नाबालिगों के लिए सुरक्षा उपाय किए गए, निष्पक्ष गेमिंग, वित्तीय सुरक्षा उपाय, सुरक्षित, संरक्षित और विश्वसनीय गेमिंग, उत्तरदायित्व युक्त विज्ञापन। इसके संदर्भ में जेम्स नेस्मिथ ने कहा हुआ है कि यह खेलों के नैतिक गुणों को विकास करने हेतु प्रयोगशाला कहला गया है। इसमें खेल स्वयं इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे जिनमें सक्षम व्यक्तियों द्वारा उचित रूप से संचालित किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत आता है ये, इसमें प्रमुख आपको केस स्टडी दी गई है जिसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में। पहली आती है रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने रैंप कार्यक्रम की 3 उपयोजनाएं शुरू की है, जिसमें 3 उपयोजनाओं में आती है, पहली आती है MSME ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन इमोशन या MSME गिफ्ट स्कीम के बारे में, जिसका उद्देश्य MSME के ब्याज को छूट देना, ऋण गारंटी देकर हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करना है। दूसरी आती है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और निवेश के लिए MSE योजना के बारे में, जिसके तहत ऋण सब्सिडी के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी परियोजनाओं का समर्थन किया जाएगा। इसके अलावा यह योजना MSME क्षेत्र के वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन करने के सपने के साकार करने में मदद करेगी। विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSE योजना के बारे में, इसके तहत यह लघु और सूक्ष्म के लिए विलंबित भुगतान जैसी समस्या के समाधान हेतु आधुनिक IT उपकरणों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा और कानूनी समर्थन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रैंप के बारे में। यह योजना के उद्देश्य और विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करती है। केंद्र और राज्य स्तरीय संस्थाओं में गवर्नेंस को मजबूत करना, MSME को लेकर केंद्र राज्य के बीच लिंकेज और भागीदारी में सुधार करना, देर से होने वाली यानी विलंबित भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान करना, MSME गतिविधियों में ग्रीनिंग पर बल देना है। इसके अंतर्गत इसके उद्देश्य है। मुख्य विशेषताओं में आता है मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। योजना के प्रकार में यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। इस योजना अवधि में 2021-22 से 2025-26 तक है। इसका वित्त पोषण में कुल परिव्यय 6,062.45 करोड़ है और इसे विश्व बैंक से ऋण के रूप में 3,750 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसकी पात्रता में इसका लाभ उठाने वाले MSME में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत है और इसके पास वैध उद्योग आधार नंबर होना चाहिए और इसका लक्ष्य 5.55 लाख MSME के प्रदर्शन में सुधार करना होता है। इसके प्रमुख दृष्टिकोण के संदर्भ में देखा जाए तो यह प्रमुख योजना मुख्य चुनौती वाली MSME की सहायता प्रदान करने के लिए विनियामकी वित्तीय कार्यान्वयन संबंधी सुधारों के साथ फर्म स्तरीय सुधारों को लागू करती है। यह कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु में कार्यान्वयन क्षमता और उद्यम कवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट आता है परिशिष्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। इसका मंत्रालय जो है वह योजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत 2015 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों और लाभार्थियों को सभी मौसम के अनुकूल पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत एक परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। लाभार्थी के संदर्भ में इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आने वाले सभी परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये या इससे कम होगी। निम्न आय वर्ग के संदर्भ में देखा जाए तो इसके तहत ऐसे परिवार या वार्षिक
3 से 6 लाख रुपए के बीच होगी। मध्यम आय समूह में यह MIG के तहत आने वाले ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक घरेलू आय 6 से 18 लाख रुपए के बीच होगी। EWS श्रेणी में लाभार्थी के मिशन में चारों वर्टिकल के लिए पात्र होंगे, जिसमें LIG और MEG श्रेणी के लाभार्थी मिशन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम योजना के लिए पात्र होंगे। इन सिटू पुनर्विकास में निजी डेवलपर्स की भागीदारी के साथ भूमि के संसाधनों के रूप में उपयोग करने हेतु जोगी वासियों के लिए सभी घरों के लिए प्रति घर लाभ के रुपये से केंद्रित सहायता स्वीकार करना, जिसमें ये 4 वर्टिकल के अंतर्गत पहला आता है। दूसरा आता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना। तीसरी आती है साझेदारी में किफायती आवास और लाभार्थी के नेतृत्व के निर्माण और मरम्मत के संदर्भ में आता है। इसके प्रकार के संदर्भ में देखा जाए तो यह केवल CLSS घटक की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कि शीर्ष केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें PMAU आलवन के तहत बनाए जाने वाले सभी घरों में शौचालय, जलापूर्ति, विद्युत और रसोई जैसी सुविधाएं होती हैं। इसमें भौगोलिक परिस्थितियों, स्थलाकृतियों, आर्थिक परिस्थितियों, भूमि की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे आदि के आधार पर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कैफेटेरिया दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ये आवास लाभार्थियों की सुरक्षा की भावना और स्वामित्व के गौरव का समावेश करते हैं, साथ ही उनका गरिमापूर्ण सुनिश्चित करते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के संदर्भ में इसमें कुछ पहले शुरू की गई है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसके अंतर्गत यह निर्माण चरण पूरा होने और जियो टैगिंग में होने के बाद किस्तें सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होती। CLSS आवास पोर्टल में यह वेब आधारित निगरानी प्रणाली और यह एक साझा मंच है, जिसके तहत सभी हितधारक अर्थात MOHUA, केंद्रीय नोडल एजेंसियाँ, ऋण देने वाली अग्रणी संस्थान, लाभार्थियों और नागरिक रियल टाइम के पास आपस में जुड़ती है। क्षमता निर्माण होता है किफ़ायती किराए आवास परिसर, जिसके उद्देश्य शहरी और प्रवासी गरीबों के कार्यस्थल पर निकट, सम्मानजनक, किफ़ायती किराए उपलब्ध कराना है। लाउट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में, इसे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत विकसित किया जाएगा। यह LHP क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के अलग अलग पहलुओं में लाइव प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करेंगे। यहाँ पर अब नेक्स्ट आता है सुर्खियों में रही प्रमुख भारत के स्थल के बारे में। पहला आता है आपका पोंग बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि इसमें 1 किलोमीटर के क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के संदर्भ में चर्चा में रहा। गुरुग्राम या हरियाणा, जो कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया गया। बन्नी घास भूमि, जो कि केंद्र सरकार की बन्नी घास भूमि में चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। किसामा हेरिटेज विलेज, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़, इसमें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड छत्तीसगढ़ की कोयला खनन बेल्ट में मियावाकी विधि का उपयोग करके वृक्षारोपण करेगी। तमिलनाडु, एन्नोर, जो कि चक्रवात मिचोंग के कारण आई बाढ़ के कारण चेन्नई के एन्नोर क्षेत्र में तेल का रिसाव हुआ। कलकड़ मुथुनथुराई, तमिलनाडु, जो कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कलकड़ मुथुनथुराई टाइगर रिजर्व में एक नई पादप प्रजाति इम्पेसस करोपासामी की खोज की हुई है। सुर्खियों में रहे प्रमुख विश्व के स्थल, जिसमें आते हैं स्लोवाकिया, जो कि स्लोवानिया में बार्सिलोना में COP23 की बैठक का आयोजन किया गया। आइसलैंड में कई हफ्तों तक तीव्र भूकंपीय हलचलों के बाद इसमें आइसलैंड के रिकिनेस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी उद्गार का घटना घटित हुई। साइप्रस में भारतीय कंपनी के खिलाफ चीज ट्रेडमार्क का केस जीता। आर्कटिक में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आर्कटिक के लिए पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। नेपाल ने औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन गया। फिलीपींस 7.6 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी जारी की गई। पापुआ न्यू गिनी, जो कि हाल ही में माउंट ओलांगुनोय में ज्वालामुखी उद्गार के लिए इससे प्रभावित लोगों के लिए भारत ने $1 ट्रिलियन मिलियन की राहत सहायता प्रदान की है। और अंटार्कटिका, जिसमें भारत में 40 वर्ष पूरे हुए हैं। सेशेल्स में बाढ़ और विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक डिपो में विस्फोटक की घटनाओं के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। माल्टा में अरब सागर के हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज MV रोएन की भारतीय नौसेना ने मदद की है। इटली, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हुआ है। पेरू, पिछले 6 दशकों में पेरू के लगभग आधे से अधिक ग्लेशियर नष्ट हो चुके हैं। गुआना या वेनेजुएला और गुआना के बीच एरेक्यूबो नदी का तथा इसके अपतटीय पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हो गया है। तो इसके प्रमुख सुर्खियों में रहे स्थल है। अब व्यक्तित्व के बारे में, जिसमें पहली आती है आपकी पातोजन नैगमिंजा संगमा,
जो कि इनकी पुण्यतिथि पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। गारो हिल्स के गारो आदिवासी नेता है जिन्हें प्रथम आंग्ल मारवा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी का कब्जा करने का निर्णय लिया था, जिसमें 1872 में अंग्रेजों ने संपूर्ण गारो हिल पर कब्जा करने के आक्रामक कदम उठाए थे। नेक्स्ट आता है सखाराम गणेश दिवसकर, जो कि हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई। वो एक क्रांतिकारी पत्रकार और श्री अरविंद के करीबी थे और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख नेताओं प्रेरणाओं में से एक माना जाता है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक देश की बात नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया है। भाई परमानंद, जो कि स्वतंत्रता सेनानी, आर्य समाज के सदस्य, हिंदू महासभा के नेता थे और ये 1905 में दक्षिण अफ्रीका गए, जिन्होंने महात्मा गांधी से भेंट की हुई थी और इनकी पुस्तक तारीख ए हिंद है, जो कि उर्दू में लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं तारक नाथ दास, जो कि वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले क्रांतिकारी रहे। यह अनुशीलन समिति के सदस्य थे। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारतीय छात्रों मजदूरों के संगठन को गठित किया। नेक्स्ट आती है आपकी रुक्मणी लक्ष्मीपति, जो कि आंध्र प्रदेश पश्चिम गोदावरी जिले की स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक है। ये महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचार्य और सरोजिनी नायडू से प्रभावित है। नेक्स्ट आते हैं आपके बाबा राघव दास, जो कि हाल ही में बाबा राघव दास की जयंती बनाई गई, जिसे पूर्वांचल गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। इनका गुरु का नाम योगी राज अनंत महाप्रभु रहा। 1921 में गांधी जी ने अपनी गोरखपुर यात्रा के दौरान इन्हें बाबा कहकर संबोधित किया हुआ था। अब आते हैं आपके श्री रामास्वामी वेंकटरमण, जो कि 8वें राष्ट्रपति की वेंकटरमण की जयंती मनाई गई। ये तमिलनाडु के राजा मदन में हुआ इनका जन्म हुआ था और ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे तथा ये 1952 में गठित प्रथम संसद के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट आता है बीना दास के बारे में। बीना दास, जो कि पश्चिम बंगाल की एक महान क्रांतिकारी रही। उनका परिवार ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को भी बीना दास के पिता से प्रेरणा मिली हुई थी। इनके योगदान में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जताने के लिए 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या करने का प्रयास किया। हाल ही में इनका प्रयास असफल रहा और उन्हें 9 साल का कारावास दिया गया। बांग्ला भाषा में लिखी उनकी आत्मकथा को धीराधर ने अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ था। यहाँ पर यह टॉपिक के साथ यह मैगजीन भी फिनिश होती है, जिसको हमने विभिन्न पार्टों में देखा, मतलब कि लेक्चर वाइज देखा। यहाँ पर यह श्रृंखला दिसंबर माह का करंट अफेयर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में जनवरी माह के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। अभी आने वाला है आपका PT 365, तो उसको भी कवर किया जाएगा। धन्यवाद।